हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उद्देशिका यानी प्रियम्बल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और उनको ख़त्म करके हम बात करेंगे शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, या ये शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ये दोनों शब्द वर्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर प्रियम्बल को ही माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यदि अंबेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाता तो इसका आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अब इसके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बेरूबारी। इनरी बेरूबारी यूनियन 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग मांग लिया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इसके ऑप्शंस हैं बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या केशवानंद भारती विवाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है केशवानंद भारती विवाद।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व भी पहचान खो देगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 3। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इसके ऑप्शंस हैं, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शासन प्रणाली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इनमें से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसके ऑप्शंस हैं ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अब इसके ऑप्शंस हैं लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? इसके ऑप्शंस हैं ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है,
राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान दें कि यह क्वेश्चन IAS प्री 2015 में पूछा जा चुका है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसके संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यह गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी उद्देशिका और शासन प्रणाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कल के वीडियो में भी हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शासन प्रणाली से ही जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।